स्वागत है आप सभी का एक और पॉडकास्ट में। और आज इस पॉडकास्ट में कुछ अलग होने वाला है। अलग इसलिए होने वाला है क्योंकि आज जो पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं वो एक ऐसी फील्ड में जॉब कर रहे हैं जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, और जानते भी हैं तो रोड मैप क्या होता है, सैलरी कैसे हो सकती है, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, वो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है और इसके बारे में आपको नॉलेज भी बहुत कम मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की, ब्लॉकचेन डेवलपर की। तो आज इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे शुभम भैया से कि कैसे एक ब्लॉकचेन डेवलपर बना जा सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज मार्केट में बढ़ने वाली हैं, क्या ये जॉब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट या डेटा इंजीनियर से टफ होती है। ये सब चीजें आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी, तो बने रहिएगा पॉडकास्ट में पूरी तरीके से। और आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसको 1.5x में भी करके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा पॉडकास्ट में और जानते हैं शिवम भैया से उनकी जर्नी। हेलो शुभम भैया, कैसे हैं आप? बड़े ऋषभ, थैंक यू फॉर हैविंग मी भाई। हाउ आर यू? मैं भी बढ़िया। भैया ये था कि आप हमारी ऑडियंस के लिए, जैसे ज़्यादातर हमारी ऑडियंस स्टूडेंट्स है टायर 3 के, तो मैं चाहता हूँ कि एक थोड़ा सा अपना आप बैकग्राउंड के साथ, और अभी आपकी जर्नी कैसी रही है, एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा है, अभी आप करंटली क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ आप थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए। शो यार। तो पहले मैंने बीटेक की है कंप्यूटर साइंस में। 2017 पास आउट था मैं। उसके बाद मैंने गेट की प्रिपरेशन की और मास्टर्स ज्वाइन की पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो हम्म। मास्टर्स मैंने कंप्यूटर साइंस में की और मेरा मेजर ब्लॉकचेन में था। मैंने उसमें एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम पे काम किया था, तो उसके रिसर्च पेपर्स वगैरह निकले। और मास्टर्स ख़त्म होने के बाद मैंने एंटायर सॉल्यूशंस जो मोहाली में है, एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर ज्वाइन की। तो बिगिनिंग में मैं सॉलिडिटी डेवलपर था वहाँ पे। मैं सॉलिडिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स लिखता था और धीरे धीरे आई एम ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स रिएक्ट जेएस। करंटली मैं फ्रंट एंड और कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों संभाल रहा हूँ। तो 2.5 साल हो गए हैं। होपफुली इन फ्यूचर और चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। या ओके। तो भैया लाइक मेरा ऐसा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्टेड हूँ जो इस फील्ड में कुछ कर रहा है। और रिसेंटली ब्लॉकचेन पिछले 1.5 साल से मैंने ज्यादा सुनी है। उससे पहले जैसे क्रिप्टो से पहले हमें कुछ आइडिया भी नहीं था इस इंडस्ट्री के बारे में। और थोड़ा सा ये भी हम्म है कि काफी ट्रेंड कर रहा है, बट सीखने को भी बहुत कुछ है इस इंडस्ट्री में, और ऐसा हम सोच भी नहीं सकते कि इसमें भी कोई अपॉर्चुनिटीज हैं। तो लाइक जब मैंने आपका देखा था प्रोफाइल, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे जानना चाहिए इसके बारे में। और स्टूडेंट्स को भी पता नहीं होता, जनरली हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फ्रंट एंड, बैक एंड, इन सब के पीछे ही भागते हैं। तो थोड़ा सा मतलब हम्म। मैं जानना चाहूंगा कि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट क्या है, क्या इसमें इंजीनियर्स को जाना चाहिए, क्या स्कोप है, क्या ये टेक्निकल रिलेटेड ही है या फिर ये कुछ अलग ही फील्ड हो जाती है? ठीक है। देखो, टेक्निकल रिलेटेड ऑब्वियसली है, टेक रिलेटेड है कम्प्लीटली। हम्म। तो बात क्या है कि जो आपके ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम जिसको हम कहते हैं, उनमें एक डेटाबेस सिस्टम होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो कि सीक्वल या माई नो सीक्वल डेटाबेसिस पे काम करता है। यानी मोटा मोटा कि आपका डेटा कैसे सेव होगा उस चीज़ पे काम करता है। हम्म। तो ट्रेडिशनल सिस्टम्स में अब तो फिर भी क्लाउड्स आ गए हैं। पहले क्या होता था कि एक ही सर्वर है, वहाँ पे आपका डेटा स्टोर्ड है और उसकी अथॉरिटी एक ही एडमिन के पास है। और वो एडमिन एक्सेस कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। और किसी का यूजर का डेटा चेंज हो गया, उसको कुछ वो कह नहीं सकता कुछ। तो देयर इज नो प्रूफ कि वो डेटा वहाँ एग्जिस्ट करता था। तो ब्लॉकचेन में इस चीज़ को थोड़ा चेंज करने की ट्राई की गई। ब्लॉकचेन में डेटा ही स्टोर होगा, लेकिन वो इस फॉर्म में स्टोर होगा कि उसकी सारी हिस्ट्री एक लेजर की फॉर्म में वहां पे स्टोर की जाएगी। इसका मतलब है अगर किसी ने डाटा चेंज भी कर दिया, पहली हम्म। बात तो चेंज इतनी इजीली किया नहीं जा सकता, लेकिन इन केस अगर चेंज कर भी दिया तो लेजर में हमेशा एक हिस्ट्री मेंटेन रहेगी। तो मैं कह सकता हूँ ओके, ये डेटा एक यहाँ पे ये वाला डेटा था और इसको किसने चेंज किया है, और वो किसने चेंज किया हमें वो पता चल सकता है। ठीक है। तो ब्लॉकचेन ये है। और ऑब्वियसली टेक्निकल है, आपको इसके लिए भी कोड लिखना पड़ता है। सॉलिडिटी में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने पड़ते हैं। रस्ट में आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कर सकते हैं, और मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपको काम करना पड़ेगा। तो है एक टेक रिलेटेड और ऑब्वियसली एक बूमिंग फील्ड है। क्रिप्टो ऑब्वियसली अब का ज़्यादा हाइप में आ गई है। और जैसे जैसे क्रिप्टो की हाइप बढ़ती रहेगी, प्रोजेक्ट्स बढ़ते रहेंगे, डीफाई मार्केट चलेगी, एनएफटी मार्केट प्लेसेस चलेंगे, आपकी टोकनाइजेशन चलेगी, और भी बहुत कुछ आ रहा है। तो ऑब्वियसली बहुत ही बूमिंग फील्ड है और इसमें आने का बहुत ही फायदा हो सकता है इन फ्यूचर। ओके। भैया जैसे आपने अभी बता रहे थे आप ब्लॉकचेन के बारे में, तो आपने सॉलिडिटी कुछ वर्ड यूज किया, उसमें आप कोडिंग करते थे। तो आप थोड़ा सा हम्म। एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक बहुत ही कम स्टूडेंट्स को ये चीज़ की आइडिया होगा कि बहुत ही न्यू फील्ड है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा चीज़ों हम्म। को आप इजी वे में ट्राई करें समझाने का, ताकि हमारी स्टूडेंट्स चलो, को चीज़ें क्लियर। ठीक है।
तो एक अगर मैं किसी भी वेबसाइट की बात करूं, ओके, हम्म। तो लेट्स से एक वेबसाइट में क्या होता है, एक फ्रंट एंड होता है, एक यूजर इंटरफेस होता है जहां से कोई भी यूजर आके इंटरेक्ट कर सकता है। हम्म। साथ में एक बैक एंड होता है। बैक एंड क्या है, जहाँ पे सारा डेटा सेव किया जाता है। हम्म। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड, हम्म। इन दोनों से एक वेबसाइट चलती है। ओके, और एक वेबसाइट कहाँ स्टोर की जाएगी, एक सर्वर पे। हम्म। ठीक है, तो इस तरह से एक वेबसाइट मोटा मोटा काम करती है। हम्म। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बैकएंड पे डाटा स्टोर बहुत कम करना है, मैंने मेनली डाटा स्टोर करना है ब्लॉकचेन पे। तो अब क्या है, एक नई एंटिटी बीच में आ गई। ओके, अब जहाँ यूजर इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस और बैकएंड इंटरफेस के बीच में एक नई चीज आ जाती है, ब्लॉकचेन। ओके, तो यूजर्स आएंगे, डेटा इनपुट करेंगे और वो डेटा ब्लॉकचेन पे जाएगा, एक नई एंटिटी पे जाएगा। ओके, बैकएंड की सर्विसेज अभी भी हैं, ठीक है, लेकिन आप एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हो डाटा स्टोर करने के लिए सिर्फ। तो इस तरह से ब्लॉकचेन ने आपके डाटा की सिक्योरिटी के लिए एक ब्रिज बना दिया है। और सॉलिडिटी क्या करती है, सॉलिडिटी वो ब्रिज का कोड लिखती है। ओके। ठीक है, हम कहते हैं, जिसका नाम हम कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, जो आपके वेब ऐप को ब्लॉकचेन नेटवर्क से जोड़ते हैं। और ब्लॉकचेन नेटवर्क है क्या, बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं, पीयर टू पीयर काम चल रहा है सारा। और सारी ट्रांजेक्शन्स वहाँ पे जानी है। तो सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या करेंगे, आपके फ्रंट एंड या फिर आपकी वेब ऐप से डाटा उठाएंगे और उसको ब्लॉकचेन पे डालेंगे। तो इंटरेक्शन के लिए जो ब्रिज है, वो सॉलिडिटी प्रोवाइड करती है। सॉलिडिटी एक लैंग्वेज है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए। अगर आप, ये है इथीरियम बेस्ड ब्लॉकचेन के ऊपर। इथीरियम माने इथीरियम कोई ब्लॉकचेन है, बाइनेंस ब्लॉकचेन है, पॉलीगन ब्लॉकचेन है, ऐसी और मल्टीपल ब्लॉकचेन है, वहाँ पे सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने के लिए यूज होती है। लेकिन अगर मैं कोई और ब्लॉकचेन की बात करूँ, फॉर एग्जांपल सोलाना, सोलाना पे आपकी रस्ट यूज हो सकती है, कोई और लैंग्वेज यूज हो सकती है, कुछ कहीं पे पाइथन यूज हो रही है। तो सॉलिडिटी इज जस्ट अ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप इनिशियली सीख सकते हैं, और ऑब्वियसली वो बहुत आगे काम भी आती है। तो हाँ, दिस इज सॉलिडिटी। तो कुछ काफी आज के पॉडकास्ट में स्टूडेंट्स आपको सीखने को मिलने वाला है, बिकॉज ये एक बिल्कुल ही अलग फील्ड है और बहुत ही कम अभी ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो इन फील्ड्स में काम कर रहे हैं, और शिवम भैया उनमें से एक हैं। मेरा शिवम भैया नेक्स्ट हम्म। क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसे हम ज्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रंट एंड बैक एंड इन तरफ जाते हैं, तो जैसे ब्लॉकचेन हम्म। डेवलपर होता है उनका काम इन फील्ड्स के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो क्या एक डिफिकल्टी लेवल कैसा रहता है, मतलब ज्यादा रहता है वर्कलोड, या कम रहता है, या इजी रहता है कंपैरिजन करें अगर हम। यार मैं कंपैरिजन करता हूँ, चलो किसी फ्रंट एंड एप्लीकेशन से। ठीक है, जो भी जावा स्क्रिप्ट बेस्ड है, लेट्स से जावा स्क्रिप्ट अगर किसी ने भी की है, तो दे रियलाइज कि वो बहुत ही लूजली टाइप लैंग्वेज है, स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब क्या है, वहां पे आपको इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं मिलती चीज़ों को करने में। ठीक है, वेरिएबल्स को आप कैसे भी डिक्लेयर कर सकते हो, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, पर वो इतना स्ट्रिक्टली नहीं काम करवाता। लेकिन जब आप आ जाते हो ब्लॉकचेन पे, ब्लॉकचेन में सॉलिडिटी एक काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज है, क्योंकि आपको एक फाइनेंस को देखना है, आपको टोकन्स को इधर से उधर कैसे करना है, वो सब कुछ देखना है। तो ऑब्वियसली एक लैंग्वेज को ऐसा बनाया गया है कि वो थोड़ी स्ट्रिक्टली हो। आप नहीं बहुत सारे लूप्स चला सकते, आप नहीं बहुत सारे वेरिएबल्स को यूज कर सकते, आपको कंसाइज वे में कोड लिखना पड़ेगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, जो जैसे कोई जावास्क्रिप्ट में बहुत प्रैक्टिस करके आया है उसको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, क्योंकि बहुत चीज़ों को रोक के रखना पड़ेगा आपको। लेकिन बात वही है कि इसमें भी वही फॉर लूप्स चलेंगे, इसमें भी वही इफ एल्स कंडीशन चलेंगी, स्ट्रक्चर सेम है, थोड़ी रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। और जैसे जैसे आप और बात करूँ कि एक एप्लीकेशन, यार वही रिएक्ट यूज़ होनी है, वही नोड जेएस यूज़ होनी है, बस एक नई एंटिटी आ गई है, उसको भी सीखना पड़ेगा। दैट्स इट, एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज है और कुछ नहीं है, बाकी काम सारा वही हो रहा है। अगर आप अभी कहते हो कि मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उस चीज़ को सीखने में और अपने पोर्टफोलियो में या फिर अपने रिज्यूमे में उसको ऐड करने में। तो बस यही बात है। ओके। तो भैया जैसे अभी आप एक ब्लॉकचेन डेवलपर के रूप में काम कर रहे हो, और आई थिंक ऐसे और भी प्रोफेशनल्स होंगे, और कंपनीज अभी धीरे धीरे जैसे इन चीज़ों के बारे में पता लग रहा है, जैसे कि हम डेटा को हम्म। ब्लॉकचेन में स्टोर कर रहे हैं, तो ये नई टेक्नोलॉजीज आने वाले टाइम में और भी कंपनीज इंप्लीमेंट करेंगी क्योंकि इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं।
तो हम्म। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या एक प्रोसेस रहता है हायरिंग का कंपनीज का, अगर वो एक ब्लॉकचेन डेवलपर को देख रही है एज अ फ्रेशर, क्या इसके लिए हायरिंग है अभी? और अगर नहीं है तो एज अ एक्सपीरियंस अगर हम स्विच कर रहे हैं तो कैसे मतलब हम्म। रह सकता है प्रोसेस? फ्रेशर्स के लिए ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल रहता ही है हमेशा यार, क्योंकि कंपनीज को थोड़ा एक्सपीरियंस बनता ही चाहिए होता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ब्लॉकचेन में डीफाई, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम्म। तो बेसिकली अगर आप किसी के पैसे के साथ खेल रहे हैं, आप टोकन्स के साथ कर रहे हैं कि आपने उसको कैसे फाइनेंशियली हैंडल करना है, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ब्लॉकचेन का। ठीक है। और बात करूँ फ्रेशर्स की, तो मेरे ख्याल से आई थिंक अगर उनको बेसिक नॉलेज है ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, सॉलिडिटी ऑब्वियसली आपको धीरे धीरे समझ आएगी, लैंग्वेजेस ऐसे ही समझ आती हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है कि ब्लॉकचेन कैसे काम करेगी, मैं कैसे काम कर सकता हूँ, और एटलीस्ट आपको कोई एक लैंग्वेज है जो आपको अच्छी तरह से आती है, आपको कोड नहीं, आपको कोड करना आता है, इतना बहुत है, तो एज अ फ्रेशर आप आगे आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर हो, और लेट्स से सॉलिडिटी में ही या ब्लॉकचेन में ही, तो ऑब्वियसली फिर तो आपसे ज़्यादा उम्मीदें की जाएंगी। फिर तो आपको सारी सिक्योरिटी फीचर्स भी पता होने चाहिए, आपको हर चीज़ की आपको गैस ऑप्टिमाइजेशंस पता होनी चाहिए, आपको इंटरेक्शंस पता होनी चाहिए, और कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रही है, कैसे कैसे नए स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं, उन चीज़ों का भी आइडिया रहना चाहिए। और क्योंकि ये बहुत ही इवॉल्विंग फील्ड है, हर दिन कुछ नया आ जाता है, कुछ चीज़ तो हम मिस कर जाते हैं, लेकिन सीखना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स पता है किसी भी चीज़ के, तो समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती, लॉजिक्स आपके बिल्ड हो चुके हैं, बेसिक्स आपको आते हैं, कॉम्बिनेशन से आप कुछ भी सीख सकते हो। तो फ्रेशर्स प्लीज़ फोकस ऑन बेसिक्स, ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, और जो थोड़े एक्सपीरियंस हैं, प्लीज़ डू एज मच प्रोजेक्ट्स एज यू कैन, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। और धीरे धीरे आई थिंक सबको थोड़ा स्टैक्स भी अपने इम्प्रूव करने चाहिए, तभी आप एक कंप्लीट ब्लॉकचेन डेवलपर कहला सकते हैं। ओके। तो भैया लाइक हायरिंग का प्रोसेस कैसा रहता है? जैसे एक नॉर्मल एसडीई का इंटरव्यू होता है, पहला कोडिंग राउंड हो गया, उसके बाद एक टेक्निकली आपसे सामने वाला इंजीनियर मैनेजर इंटरव्यू लेता है, तो इसका प्रोसेस भी क्या सिमिलर रहता है या कुछ अलग चीजें होती हैं? ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा, मैं अपनी कंपनी का बता देता हूँ। हम्म। फर्स्ट राउंड हम हमेशा एक बेसिक लॉजिक या फिर डीएसए क्वेश्चंस का रखते हैं, हम्म। कि जिसमें पता चल जाए कि बंदा लॉजिक्स में कैसा है। और ऑनेस्टली काफ़ी लोग यहीं बाहर हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के लॉजिक्स इतने मजबूत नहीं होते हैं। एक बार लग गया पता कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लॉजिक्स अच्छे हैं, तब हम उसे डेव में देखते हैं कि उसकी डेवलपमेंट साइड कैसी है, उसकी सॉलिडिटी कैसी है, उसका रिएक्ट जीएस कैसा है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो एक और राउंड लिया जा सकता है, अगर नहीं तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द मैनेजर, और लाइक फाइनल राउंड मैनेजर के साथ होता है, जहाँ पे मोस्टली आपकी वर्बल कम्युनिकेशन, आपका एटीट्यूड वगैरह नोटिस किया जाता है। तो हायरिंग प्रोसेस सेम है ऑब्वियसली, अगर आप कोई बड़ी फैंग कंपनीज देखें तो वहाँ पे तो लंबा प्रोसेस चलेगा, लेकिन अगर आप 1-2 साल के एक्सपीरियंस के साथ हैं और आप इतना भी कर लें, तो बहुत है मेरे ख्याल से। ओके। अब ये अगला क्वेश्चन जो मेरा आएगा वो इससे रिलेटेड है कि अभी हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ देखी है कि डेविन नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ बनाया है, हम्म। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हम्म। तो जो हम्म। अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके मन में डर बैठ चुका है कि अभी तो हम कोडिंग कर हम्म। रहे हैं 2 साल लग के, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और ये डेविन आ चुका है, हम्म। याद कर देगा हमें। और जो हम्म। ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं इंजीनियर्स, वो कभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो जैसे आप इस ब्लॉकचेन हम्म। इवॉल्विंग फील्ड है काफी, अभी और डेवलप होना है, एक्सप्लोर हो रही है, तो आपके एक्सपीरियंस के हम्म। अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि क्या जो अभी आप फील्ड में हो, ये वाली फील्ड या कोई भी टेक्निकल फील्ड, क्या ये एआई रिप्लेस कर सकता है, या ये फील्ड्स की जो वर्किंग का रोल है वो टाइम के साथ चेंज हो जाएगा? मतलब इसमें आपका क्या रहेगा सजेशन? देखो यार, आई थिंक अगर आप इजी स्निपेट को फॉलो करते हैं, आई थिंक वो इन चीज़ों पे काफ़ी अच्छी चीज़ें बताते हैं। इसे हम्म। इसकी अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज पे है चीज़ें। ठीक है। अगर मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ और मुझे एक फंक्शन भी बनवाना होता है उससे, मुझे उसमें भी कम से कम 10-12 ट्राइज लग जाती है एग्जैक्टली वो आंसर निकलवाने में। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें स्मार्ट है, अभी इवॉल्व हो रही हैं, ये भी इतनी जल्दी नहीं इवॉल्व हो रही। और डेवियन वो भी बहुत इनिशियल स्टेज पे है। अगर आप ना अपनी फील्ड की क्रीम हो, ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे हो, तो एआई आपको इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप बेसिक हो कि भाई नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट बना लेते हो, नॉर्मल वेबसाइट कर सकते हो, तो ये चीज़ तो ये भी कर लेंगे। हम्म।
तो पॉइंट है कि बेसिकली आपको वहां से ऊपर आना पड़ेगा, आपको उनसे बेटर बनना पड़ेगा। ठीक है। और एआई ऑब्वियसली एक टाइम के बाद यार हो ही जाएगा, आई थिंक आज से 10-15 साल बाद बहुत बेटर बन जाएंगी ये चीजें, लेकिन उनको बनाएंगे भी आप ही लोग। तो आपको डरना नहीं है, आपको इनको यूज करना है बेटर वे में। एक बहुत अच्छा किसने एग्जांपल दिया था कि डेवियन को डेवियन की तरह नहीं, जाविस की तरह समझो, जो आपके यूज के लिए बना है। ठीक है। कहने को तो कह देते थे कि कुछ साल पहले फैक्ट्रीज में जब रोबोट्स लग गए थे, जो मशीनरी लग गई थी, तो ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो जाएगा। हुआ कम, लेकिन खत्म तो नहीं हुआ ना। ह्यूमंस अभी भी है फैक्ट्री में। तो एआई से इतना डरने की जरूरत नहीं, उनको यूज करने की जरूरत है। अगर आप एज ए डेवलपर आपने एआई को समझ लिया तो आपके कॉम्बिनेशन बहुत बेटर हो सकता है। तो उसे डरो नहीं, उसको यूज करना सीखो, वो ज्यादा बेटर है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको काफी ज्यादा इससे एक पॉइंट समझ आया होगा कि जो एक्चुअली में बंदा वर्किंग कंपनी में काम कर रहे हैं उनके अगर आप एक्सपीरियंसेस सुनेंगे तो मोस्टली यही कह रहे हैं कि आपको इवॉल्व होना है, चीजों के साथ आपको डेवलप करना है अपनी स्किल्स को। अगर आप उसी स्किल्स पे रहेंगे तो आप डेफिनेटली रिप्लेस कर दिए जाएंगे, बट अगर टाइम के साथ हम इम्प्रूव करते रहेंगे तो डेफिनेटली कोई भी चीज आ जाए हम उसमें सरवाइव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया मेरा आपसे डेफिनेटली। ये रहेगा कि अभी जनरली हम ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के बारे में इतना सुनते नहीं है, तो हम्म। इसके बारे में नॉलेज भी बहुत कम है आई थिंक यूट्यूब के ऊपर भी। तो ये जनरली एक क्या जॉब प्रोफाइल्स का रोड मैप होता है अगर कोई बंदा एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर स्टार्ट कर रहा है, तो क्या उसकी पोजीशन हो सकती है आने वाले 5 to 10 ईयर्स में? और अगर हम सैलरी वाइज भी देखें तो क्या एक रेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? स्टार्टिंग तो आपकी ऑब्वियसली एक नॉर्मल ब्लॉकचेन डेवलपर से हो सकती है, जो जूनियर ब्लॉकचेन डेवलपर है। जैसे जैसे आप 2 साल हो गए, आपको 3 साल हो गए, एक सीनियर पोजीशन बन जाती है। हम्म। एस डी ई टू हमारी एटलीस्ट हमारी कंपनी में उस पोजीशंस पे नहीं है। हमारे एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो सकते हैं, आपके टीपीएम्स हो सकते हैं, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो सकते हैं, जो आपके बीएस होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट, जो आपकी सारी चीज़ों को संभालते हैं कि किस तरह से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए होंगे। और पोजीशन तो यार कंपनी में बहुत मल्टीपल्स होती हैं, आपके डिजाइनर्स भी होंगे, आपके टेस्टर्स भी होंगे। लेकिन अगर सिर्फ ब्लॉकचेन स्पेसिफिक बात करूं तो यार डेवलपर्स, आपके कोर डेवलपर्स और आपके मैनेजर्स, टीएल्स, ये सभी रहेंगे। पर ये सब कुछ एक्सपीरियंस के साथ आएगा। अगर इनिशियली आपने स्टार्ट करना है तो यू विल बी अ नॉर्मल ब्लॉकचेन डेवलपर। एंड अगर हम सैलरी रेंज की बात करें तो क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? सैलरी रेंजेस भी आपकी यार कंपनी टू कंपनी डिपेंडेंट है। आई थिंक अगर आप इनिशियल स्टेज में हो 1-2 साल वाले, तो 5 to 10 लाख डिपेंडिंग ऑन द कंपनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो 12 to 15 2 साल के बाद भी हो जाता है। और और बेटर पोजीशंस पे आपके 20 लाख 25 लाख भी हो सकती है। ये कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, बट इतना एक एवरेज चल पड़ता है। ओके, भैया जैसे आपने सारी चीजें तो एक्सप्लेन कर दी अच्छी तरीके से, ब्लॉकचेन हमें समझ आ गया क्या होता है, कंपनीज को क्या रिक्वायरमेंट हम्म। होती है। बट अब एग्जैक्टली बात आ जाती है कि हमें जाना है वहाँ पे, रोड मैप पे क्या रहेगा, कहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, क्या फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल हम्म। है या किसी का कोर्स लेना चाहिए? तो वो एक बार आप बता दीजिए। हम्म। या फ्री रिसोर्सेज तो ऑब्वियसली यूट्यूब पे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। यूट्यूब पे एक डैप यूनिवर्सिटी नाम का चैनल है, वो भी हम्म। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामर एक चैनल है, आपका ईद द बॉक्स नाम का चैनल है। जो मैंने शुरू किया था, मैंने यूडेमी पे कोर्स परचेज किया था स्टीफन ग्राइंडर का। उनका इथीरियम पे कंप्लीट ब्लॉकचेन कोर्स है, A to Z कैसे चलना है, उसमें बेसिक्स भी समझाते हैं और अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाना भी सिखाते हैं। तो अगर कोई परचेज कर सकता है तो प्लीज़ डू इट। इतना ज़्यादा महंगा नहीं होगा, ऑब्वियसली थोड़ा आउटडेटेड है, लेकिन बेसिक समझने के लिए बहुत सही है। और उसके अलावा आपका एक वेबसाइट है cryptozombies.com करके, वहाँ पे गेम्स के थ्रू आपको सॉलिडिटी सिखाते हैं। ओके। ओके। आई थिंक ये 2-3 चीज़ें भी आप कर लोगे ना तो आपको बेसिक्स कंप्लीटली समझ आ जाएंगे। और अगर किसी को ब्लॉकचेन की डेप्थ में जाना है कि ब्लॉकचेन काम कैसे करती है, किसी का गोल ही है कि मेरे को कोर ब्लॉकचेन की तरफ जाना है, तो मास्टरिंग ब्लॉकचेन करके एक बुक है, आई थिंक उसकी पीडीएफ भी इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन, तो उस चीज़ को आप रेफर कर सकते हो। बाकी यार मल्टीपल रिसोर्सेज जो आपको बेटर लगे उसको ट्राई कर सकते हो। ये तो जो है मैंने ही किया था वो है, और ऑब्वियसली हेल्प किया मुझे। तो इसके अलावा बहुत चीज़ें हैं, कुछ भी करो, बस सीखो। मेन पॉइंट तो ये है। ओके, तो अभी जैसे स्टूडेंट्स प्रिपेयर भी कर चुके हैं, स्टूडेंट्स हम मान के चलते हैं हर चीज कर चुके हैं, अब टाइम आता है जॉब हंटिंग का, और आपको पता है आज का टाइम चल रहा है रिसेशन का। तो हम्म। कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है, कंपनीज हायर कर रही हैं बट एग्जैक्टली पता ही नहीं चलता कब ओपनिंग निकलती है और कभी
वैकेंसीज फुल हो जाती हैं। तो हम्म। आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो उस फील्ड में, अगर कोई बंदा आना चाह रहा है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में या किसी और चीज में भी, तो आपके एक्सपीरियंस से आपको चीजें पता होंगी कि कैसे एक जॉब हंटिंग ऑफ कैंपस हमें करनी चाहिए। तो क्या रेज्यूमे के लिए आप टिप्स देना चाहोगे, क्या आप जॉब हंटिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए टिप्स देना चाहोगे स्टूडेंट्स को? चलो, लेट्स स्टार्ट विद रिज्यूमे। ओके, जितना मैंने पिछले कुछ टाइम में देखा है, अपना रिज्यूमे ना ज़्यादा टेकी ना बनाना प्लीज़ यार, बहुत सिंपलिस्टिक रखो। हम्म। अपने एक्सपीरियंसेस बताओ। अगर आपके एक्सपीरियंसेस नहीं है तो कुछ तो बनाओ, पोर्टफोलियोज क्रिएट करो यार, अपनी प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट्स बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन वहाँ पे मुझे दिखना चाहिए या फिर किसी को भी दिखना चाहिए कि आपने ये काम किया है। एजुकेशन क्वालिफि एक चीज़ याद रखना, आई थिंक कॉलेज वालों के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉलेज डिग्रीज आपको मिल गई, वेरी गुड, उसके बाद आपको काम करना है। कॉलेज डिग्रीज के बेस पे आपको कोई हायर नहीं करेगा, आपके काम के बेस पे हायर करेगा। तो अगर टाइम है तो प्लीज़ डेवलप समथिंग और उसको अपने रिज्यूमे में डालो, और जितना ज़्यादा दिखा सकते हो उतना दिखाओ, और फेक ना करो इतना। फेक कर लोगे तो प्लीज़ फिर उसको संभालना भी तुम्हें पड़ेगा। या तो फेक ना करो या फिर फेक करने की हिम्मत रखो। हम्म। रिज्यूमेज तो ऑब्वियसली इस तरह से बनाए जा सकते हैं। अगर आपको अच्छे रिज्यूमेज बनाने हैं तो आई थिंक दिस इज अ वेबसाइट resumeverdict.com करके, जहाँ पे आप अपने रिज्यूमे डाल के पता कर सकते हो कि ओके कितना बेटर है मेरा रिज्यूमे और इसमें कितना बेटर किया जा सकता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ रोड मैप की या फिर इंटरव्यू प्रोसेस, तो आपको वो तो मैंने बता दिया। इसके अलावा क्या क्वेश्चन था? लाइक इंटरव्यू में हम कैसे, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ हमें ज्यादा मिल सकती है, लिंक्डइन अच्छा, हाँ। पे, moodle.com पे, रिसोर्स? हम्म। आई थिंक लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यार इस चीज़ के लिए। मतलब लिंक्डइन पे बहुत जॉब्स आएंगी। लिंक्डइन पे एक्टिव ना, आई थिंक कॉलेज में हम लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं होते काफ़ी ज़्यादा, मैं भी नहीं था। तो लिंक्डइन पे एक्टिव होना शुरू करो। वहाँ पे बहुत लोग मिलेंगे आपको जो वेब थ्री स्पेस में है। उनके उनको मैसेजेस करो या फिर रिज्यूमे भेज, जो भी आपने करना है, एटलीस्ट अपना काम शोकेस करो वहाँ पे, किसी ना किसी की नज़र में तो आ जाएगा। जैसे आजकल मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो कोडिंग चैलेंजेस लेते हैं, 100 डेज ऑफ कोड, है ना, सॉलिडिटी कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और किसी ना किसी की नज़र में आ जाती है। उसके अलावा जो मैंने लास्ट ईयर किया था वो था हैकेथॉन्स पे जाना। हैकेथॉन्स भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यार। ईथ ग्लोबल्स होते रहते हैं इंडिया में, आई थिंक इस साल नहीं है, लास्ट ईयर था, पर फिर भी ब्लॉकचेन के बेस पे बहुत सारे हो रहे होते हैं। तो अगर आप जा पाओ तो प्लीज़ गो फॉर इट। वहाँ पे जाके कुछ भी क्रिएट करो, एटलीस्ट लोगों से बात करो। वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आएंगी जो कि आपको शायद हायर भी कर लें अगर आप बेटर थोड़ा परफॉर्म कर लो वहाँ पे। तो ये चीज़ें कर सकते हैं आप। लिंक्डइन आई थिंक बहुत बढ़िया चीज़ है। कोल्ड ईमेल्स एक बहुत अच्छी तरीका होता है कि किसी ना किसी को मेल्स भेजते रहो यार, कोई ना कोई देख ही लेता है कभी ना कोई। पर बेस्ट थिंग मेरे लिए ये है कि आप काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम शोकेस करो, पोर्टफोलियोज क्रिएट करो। अगेन कॉलेज डिग्री पे कोई जॉब नहीं देगा, एटलीस्ट ऑफ कैंपस। जितना काम कर सकते हो उतना काम करो, जितना शोकेस कर सकते हो उतना शोकेस करो। ठीक है। तो आई थिंक यही बहुत है। काफी ज्यादा मतलब मजा आया आपके साथ, और मुझे काफी इंसाइट जानने को मिली है, बिल्कुल नई इंडस्ट्री के बारे में मैंने आज जाना है, और बहुत स्टूडेंट को भी सीखने को मिला होगा, बिकॉज हर कोई जब एक तरफ भागता है तो कहीं ना कहीं उस तरफ कंपटीशन भी बढ़ता है, अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाती हैं। तो अभी ये जो हम्म। फील्ड है ब्लॉकचेन, इसको एक्सप्लोर होना बाकी है और डिमांड भी बढ़नी है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो इस फील्ड को। और भैया एंड में जाते जाते मैं चाहूंगा एक आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ हमारे टायर थ्री के जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, जो थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा रहता है, आपको पता है टायर थ्री में कंपनीज इतनी बड़ी नहीं आती हैं, तो क्या आप उनको एडवाइस देना चाहोगे आगे करियर के लिए? यार टीयर थ्री टीयर वन कुछ भी नहीं होता, मतलब ऑब्वियसली आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाता है। मैं खुद एक टीयर थ्री सिटी से आता हूँ, मैं तो आई थिंक टीयर फोर सिटी है, उससे भी नीचे है। ओके। तो क्या होता है कि बस यार आपको, जैसे ना मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा एग्जांपल था किसी का, कि जैसे बॉलीवुड में नेपो किड्स का सीन होता है। ठीक है। हम्म। तो सबको कहते हैं कि नेपो किड्स को जल्दी मूवीज मिल जाती है और स्ट्रगलर्स को नहीं मिलती है। भाई 3 मूवीज के बाद ना वो सेम पोजीशन पे हो सकते हैं। 3 मूवीज के बाद तो उनको काम पे ही डिपेंड करता है उनके। ठीक है। मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जो बहुत छोटी जगह से निकले हैं और आज वॉलमार्ट या फ्लिपकार्ट जैसी जगहों पे भी पहुंच गए हैं, वो भी टीयर थ्री से ही निकले हैं। ठीक है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, 1-2 साल एक्स्ट्रा लग जाएंगे, पर डेस्टिनेशन सबकी वो हो सकती है। ठीक है। तो इस चीज़ में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेन पॉइंट होता है इंडस्ट्री में घुसना। ठीक है। आपको इंडस्ट्री में आना है, 1-2 साल लगाने हैं, और 2 साल में आप समझ जाओगे कि मुझे क्या करना है और वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं कि यार मैं आईआईटी नहीं पहुंचा, आईआईटी नहीं पहुंचा, मैं भी नहीं गया आईआईटी आईआईटी। ठीक है। मैं भी आया हूँ ना यहाँ पे, तो कोई भी आ सकता है। हम्म। दैट्स फाइन।
बस ट्राई करते रहो, डीएस से ज़्यादा ज़्यादा करते रहो, जितना ज़्यादा सीख सकते हो उतना ज़्यादा सीखो, एंड इट्स फाइन यार, इट्स गोना बी फाइन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को बहुत मजा आया होगा आज के पॉडकास्ट में। और अगर आप चाहते हो कि आप शुभम भैया से कनेक्ट करो तो मैं लिंक्डइन इनका शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके कनेक्ट कर सकते हो। और इनको आप जब भी मैसेज करोगे तो थोड़ा सा अगर आप जेन्युइन क्वेश्चंस पूछते हो तो मुझे उम्मीद है पूरा शुभम भैया आप रिप्लाई करेंगे स्टूडेंट का। एंड बाकी आपको इस वीडियो में काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, शुभम भैया भी रिप्लाई करेंगे, मैं भी रिप्लाई करूंगा कमेंट्स का। और अगर आपने पुराने पॉडकास्ट चेक नहीं किए हैं तो वो भी चेक कर सकते हो, जहाँ ऑटोमेशन इंजीनियर हो, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे डेटा इंजीनियर हो, डेटा साइंटिस्ट हो, काफी फील्ड्स हमने एक्सप्लोर करी हैं और जाना है उनके बारे में आप कैसे जा सकते हो, ताकि स्टूडेंट्स को एक हवा सा बन जाता है कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही बनेंगे, हम डीएसए ही करेंगे। बट अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं अगर आप देखोगे मार्केट में, और सैलरी भी अच्छी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है सारी टेक्निकल जॉब्स में। तो मेक श्योर अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब करो, बिकॉज स्कॉलरशिप्स, पॉडकास्ट और ऐसे इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज भी चैनल के ऊपर आती रहती है। तो शुभम भैया, थैंक यू सो मच आपका, आपने इतनी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स शेयर करी हमारे स्टूडेंट्स के साथ। और इसी के साथ गाइज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और शुभम भैया का जैसे मैंने बताया, जो भी रिसोर्सेस इन्होंने बताए हैं, जो भी इनका प्रोफाइल है, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।